Hello students, welcome to all in this class। हमारा साझेदारी का चैप्टर चल रहा है नए साझेदार का प्रवेश। और पिछली क्लासों में जो नए साझेदार के प्रवेश के बारे में बताया गया था, ये भी बताया गया था कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो बहुत सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, जिनमें से हमने ख्याति की वैल्यूएशन के कई मेथड डिस्कस किए थे, क्वेश्चन भी किए थे उनके। मुझे लगता है आपने वीडियो देखी होंगी, क्वेश्चन भी किए होंगे और शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आए होंगे। अब उसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। एक नई एडजस्टमेंट जो अब नया साझेदार प्रवेश लेता है तो उस समय एक नई एडजस्टमेंट हमें यह कैलकुलेशन करनी पड़ती है, नए लाभ हानि अनुपात का निर्धारण। क्या मतलब हुआ इसका? मान लीजिए एक्स और वाई दो पुराने साझेदार हैं और इन्होंने जेड को एक नए साझेदार के रूप में अपनी संस्था में प्रवेश दिया है। तो जेड जब संस्था में प्रवेश लेगा एक साझेदार के रूप में, तो जेड भी भविष्य में होने वाले लाभ या हानि में अपना हिस्सा रखता है। यानी जेड को भी जो संस्था का भविष्य का लाभ होगा या हानि होगी, उसमें एक निश्चित हिस्सा जेड का होगा। उस जेड के हिस्से को शामिल करते हुए पहले एक्स और वाई का क्या अनुपात था वो तो अलग बात है। अब जेड को शामिल करने के बाद इनका क्या नया लाभ हानि अनुपात होगा। यानी पहले जो लाभ या हानि एक्स और वाई के मध्य विभाजित होते थे, भविष्य में वो एक्स वाई और जेड के मध्य विभाजित होंगे जब जेड एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश ले लेगा। तो वो किस अनुपात में होंगे? एक्स और वाई का क्या अनुपात था वो तो ख़त्म। अब तो भविष्य में जब जेड साझेदार के रूप में प्रवेश ले लेगा तो उसके बाद एक्स वाई और जेड के मध्य जो लाभ हानियों का विभाजन होगा वो किस अनुपात में होगा, उसे हम कहते हैं नए लाभ हानि अनुपात का निर्धारण। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने लायक ये है कि जो लाभ हानि अभी जेड के प्रवेश से पहले एक्स और वाई के बीच में डिवाइड होते थे, जेड के प्रवेश के बाद 3 में डिवाइड होंगे। इसका मतलब कि सीधा सीधा इफेक्ट एक्स और वाई पर पड़ेगा। जो लाभ 2 जगह बंटते थे अब वो भविष्य में 3 जगह बंटेंगे। तो कहीं ना कहीं एक्स को या वाई को या दोनों को जेड के हिस्से को पूरा करना पड़ेगा। यानी इन्हें अपने जो पुराने लाभ थे, जेड के प्रवेश से पहले के लाभ थे, उन लाभों में से जेड के लिए क्या करना पड़ेगा? त्याग, यानी अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा जिससे जेड का हिस्सा पूरा हो। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो केवल एक्स द्वारा छोड़ा गया है या वाई द्वारा छोड़ा गया है या दोनों के द्वारा छोड़ा गया है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो जब हम नए लाभ हानि अनुपात का निर्धारण की बात करते हैं तो इसका एक छोटा सा सूत्र है। नया लाभ हानि अनुपात का जो वैल्यूएशन या कैलकुलेशन होती है वो पुराना लाभ हानि अनुपात क्या था एक्स और वाई का, यानी जेड के प्रवेश से पहले, और उनमें से उन्होंने क्या त्याग किया है, क्या छोड़ा है। यानी हम इसे यदि लिखें तो न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्या का मतलब है? सैक्रिफाइस करना, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब इससे संबंधित एक सीधा क्वेश्चन देखते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थ्योरी में तो थोड़ा सा उलझन हो सकती है, आप सीधे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। हमने क्वेश्चन लिया है कि पुराने साझेदार, एज्यूम क्या है, माना है हमने ए और बी, दो साझेदार हैं पुराने, और अभी फ़िलहाल ये लाभ हानि अनुपात को निर्धारण जो कर बंटवारा जो कर रहे हैं अनुपात में, वो ए का हिस्सा 7 हुआ है और बी का 3, यानी इनका अनुपात हो जाएगा 7:3। 7 और 3 10, यानी 7/10 और 3/10। नया साझेदार जो है वो सी है और सी को जो लाभ मिलेगा भविष्य में कितना मिलेगा? 1/5। अब बात यह है कि इस 1/5 को किस प्रकार से पूरा किया जाए और उसको पूरा करने के बाद ए, बी और सी का क्या लाभ हानि अनुपात होगा भविष्य में, उसका हमें निर्धारण करना है। निम्न दशाओं में नए लाभ हानि अनुपात को ज्ञात कीजिए। क्या दशाएं हैं? नंबर 1, सी द्वारा अपना हिस्सा केवल ए से प्राप्त किया गया, यानी सी को जो 1/5 हिस्सा प्राप्त होना है,
सी ने अपना हिस्सा केवल ए से, ए का हिस्सा था 7/10, केवल ए से प्राप्त किया है, बी पे कोई इफेक्ट नहीं है, केवल सी ने अपना हिस्सा ए से प्राप्त किया है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सी ने अपने हिस्से का, यानी सी का हिस्सा 1/5, अपने हिस्से का यानी 1/5 का 3/4 हिस्सा ए से और 1/4 हिस्सा बी से। अब सी ने जो अपना लाभ पूरा किया है वो ए से भी कुछ भाग लिया है और बी से भी, यानी दोनों को प्रभावित करेगा ये। तीसरी कंडीशन है कि सी के प्रवेश के बाद भी पुराने साझेदारों के बीच पुराना अनुपात बना रहे, यानी सी को सी का हिस्सा मिल जाए और उसके बाद भी जो अनुपात बचेगा उसमें ए और बी का पुराना अनुपात मेंटेन रहे। तो इन 3 कंडीशन में हमें ये कैलकुलेशन करनी है। कैसे होगी? पहली कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में ए और बी इनका हिस्सा था 7/10 अनुपात 3/10, 7/10 और 3/10। सी जो नया साझेदार है उसका हिस्सा है 1/5, और पहली कंडीशन कहती है कि सी द्वारा अपना हिस्सा केवल ए से प्राप्त किया है, तो यानी जो इफेक्टेड होगा वो केवल ए का हिस्सा होगा, बी का नहीं होगा। और नए रेशो का यानी न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये फार्मूला है जो हमने यहाँ देखा है अभी। नया लाभ अनुपात इक्वल्स टू पुराना लाभ अनुपात माइनस त्याग अनुपात, न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो जो नया कैलकुलेट होगा वो केवल ए के लिए होगा क्योंकि बी पे तो कोई प्रभाव पड़ा नहीं। तो ए का न्यू रेशो क्या होगा? ओल्ड रेशो था इसका 7/10, ये 7/10 माइनस सैक्रिफाइस इसने क्या किया है, इन्हें सी का संपूर्ण हिस्सा ए ने ही सैक्रिफाइस किया है और सी का संपूर्ण हिस्सा है 1/5। एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा, 10 1 जा 10, 7 1 जा 7 माइनस 5 2 जा 10, 2 × 1 2, यानी 7 - 2 5/10। बी के हिस्से पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बी का हिस्सा तो 3/10 है ही, और सी का रेशो क्वेश्चन ने खुद ही बता रखा है 1/5। तो यदि इसे सिमिलरिटी में लाना हो तो ए बी तथा सी का नया लाभ हानि अनुपात होगा। ए का नया अनुपात आया 5/10, अनुपात बी का अनुपात है 3/10, अनुपात सी का अनुपात है 1/5। 10 डिनोमिनेटर है, 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल 5, 10 से 10 कैंसिल 3, 5 2 जा 10 2, यानी ये इनका भविष्य का नया अनुपात न्यू रेशो जो है वो ए बी सी के लिए 5:3:2, ये आंसर। ये तब है जब पहली कंडीशन है कि सी ने अपना हिस्सा केवल ए से प्राप्त किया। अब सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन ने कहा है सी ने अपने हिस्से का 3/4 हिस्सा ए से और 1/4 हिस्सा बी से, यानी जो ये सी है, सी का हिस्सा कितना था 1/5, और इसने ये 1/5 हिस्सा ए से भी लिया है और बी से भी लिया है। कितना? अपने हिस्से का 3/4 हिस्सा तो लिया है ए से, यानी 1/5 का 3/4 हिस्सा तो लिया है ए से, और 1/5 का 1/4 हिस्सा लिया है बी से। फ्रैक्शन में ऊपर मल्टीप्लाई होगी नीचे की वैल्यू की नीचे से, यानी 3 1 जा 3, 5 4 जा 20, 1 1 जा 1, 5 4 जा 20, यानी सी का हिस्सा पूरा करने के लिए ए को ये वैल्यू सेक्रीफाइस करनी है और बी को ये वैल्यू सेक्रीफाइस करनी है। ये इनका सेक्रीफाइस रेशो है। अब नया अनुपात कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशो
इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस रेशो। अब दोनों के कैलकुलेट होंगे, ए और बी का भी। ए का ओल्ड रेशो था 7/10, बी का ओल्ड रेशो था 3/10 माइनस सेक्रीफाइस क्या किया है इन्होंने, ए ने सेक्रीफाइस किया है 3/20 और बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/20। तो जो सेक्रीफाइस किया है वो माइनस हो जाएगा 3/20, यहाँ हो जाएगा 1/20। 20 एलसीएम होगा, 10 2 जा 20, 2 7 जा 14, 21 जा 20, 1 3 जा 3, 14 माइनस 3 11/20। ऐसे ही यहाँ पे 20 एलसीएम होगा, 10 2 जा 20, 2 3 जा 6, 21 जा 20, 1 इंटू 1 1, 5/20। ये बी का, और सी का तो हमें पता ही है 1/5। अब ए बी और सी का नया लाभ हानि अनुपात – 11/20 यहाँ से ले लिया, 5/20 ये ले लिया, और 1/5। 20 एलसीएम है, 20 से इंटू कर दो, यानी 20 से 20 कैंसिल 11, 20 से 20 कैंसिल 5, 5 4 जा 24। ये ए बी सी का न्यू रेशो होगा, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है सी के प्रवेश के बाद भी पुराने साझेदारों के बीच पुरानानुपात बना रहे। कैसे कैलकुलेट होगा थर्ड कंडीशन? देखिए सी का हिस्सा है 1/5 और हम संस्था का कुल लाभ जो है वो एज्यूम करते हैं 1। कुल लाभ एज्यूम करते हैं 1 और सी का हिस्सा है 1/5, तो हम ये मान लेते हैं कि कुल लाभ में से सी को पहले उसका लाभ दे दो। तो सी को लाभ पूरा करने के बाद शेष लाभ, यानी कुल लाभ था 1, संस्था का कुल लाभ 1, माइनस किसको दे रहे हैं हम, सी को 1/5। 5 1 जा 5, 5 में से 1 माइनस होगा 4/5। यानी यदि हम कुल लाभ में से सी को पहले उसका हिस्सा दे दें, कुल लाभ में से सी को हिस्सा माइनस कर दें, तो वैल्यू बचती है हमारे पास, जो रिमेनिंग शेष वैल्यू बचती है 4/5। और ये 4/5 किस किस को मिलनी चाहिए अब, ए और बी को, क्योंकि सी को तो सी का हिस्सा मिल गया। तो शेष लाभ में ए का हिस्सा, शेष लाभ क्या है 4/5, ये 4/5, और ए का पुरानानुपात क्या है 7/10, 4 7 जा 28 डिवाइड बाई 5 10 जा 50। इसी प्रकार बी के लिए शेष लाभ में बी का हिस्सा, शेष लाभ है 4/5 और बी का हिस्सा है 3/10, 4 3 जा 12, 5 10 जा 50। तो नया लाभ जो और होगा वो होगा, ए का होगा 28/50, बी का होगा 12/50 और सी का होगा 1/5। 50 एलसीएम है, इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50, 50 से 50 कैंसिल 28, 50 से 50 कैंसिल 12, 5 से 50 कैंसिल 10। ये इनका नया। यदि हम ए और बी की बात करें तो ए और बी का अनुपात है 28:12।
इसको 4 से डिवाइड करें, 4 7 जा 28, 4 3 जा, यानी ए और बी के बीच अब भी वो अनुपात है जो सी के प्रवेश से पहले था। तो ये तीसरी कंडीशन है। इनमें से किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें नए लाभ हानि अनुपात की कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आप इस वीडियो को एक बार अच्छी तरीके से देखें, क्वेश्चन करके देखें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी पहले प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, फिर हम इसके नए कंसेप्ट को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।